मुझे नोटिस भेजा गया है, जो इसमें जो है क्राइम ब्रांच ने जो मुझे नोटिस भेजा है, इसी 26 तारीख को जो हुआ। सरकार की हिम्मत नहीं है मुझे पकड़ने की। सरकार में दम है तो पकड़ने ना आके, मैं तो यूं घूमता हूं। हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं। हमारे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है, या तो जीत के जाएंगे नहीं तो मर के जाएंगे। हम तो साफ कह रहे हैं खुलेआम, इससे क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी सरकार के गुर्दे में इतना दम नहीं है कि सीए एनआरसी लागू कर सकें। अगर है हिम्मत तो लागू करके बताओ, हम दिखाएंगे कैसा होता आंदोलन। आंदोलन नीचे हमें कोई पता नहीं है कब तक चलेगा, लेकिन हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक जीतेंगे नहीं। और मोदी सरकार घुटने नहीं टेकेगी जब तक हम में से कोई हिलने वाला नहीं है। तो 2022 तक ये सरकार पूरी तरह से उखड़ जाएगी, बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप मान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी बॉर्डर पे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट माने जाने जो है भानु प्रताप जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और साथ ही साथ में जो है आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे गए हुए थे, जो कि जो है लेटरल एंट्री को लेकर के है। वहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है भारी संख्या में जो है वहाँ पे बहुजन समाज के लोग आए हुए थे, अन्य जाति के भी लोग आए हुए थे। हालांकि जो है लेटरल एंट्री को लेकर के जो है एक भारी संख्या में जिस तरीके से देखने को मिले आंदोलनकारी, उसी तरीके से जो है किसान आंदोलन में जो है किसान भाई जो है डटे हुए। हालांकि 2.5 महीने से ज्यादा का समय धीरे धीरे निकल रहा है। कैसे देखते हैं पूरा आंदोलन है, कैसे चलने वाला है, आइए बातचीत करते हैं। सर, आज जो लेटर एंट्री को लेकर के बातचीत चल रही थी, कैसे देखते हैं आप? नहीं, पढ़े लिखे लोग ही लायक हैं, बाकी मोदी जी जैसे अनपढ़ किसी लायक नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। बाकी इस देश को अगर सही दिशा दिखाएंगे तो पढ़े लिखे लोग ही दिखाएंगे, जो काबिल लोग हैं वही दिखाएंगे। वही इस आंदोलन का, ये देश में होने वाले जो आंदोलन है और भी आंदोलन है, सबको एक सही दिशा देंगे और तभी आंदोलन आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। ये आंदोलन भी जो है, इसमें जो ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मजबूती के साथ में इस आंदोलन को हर तरह का सहयोग दे रहे हैं। और उन्हीं की वजह से धीरे धीरे आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है। उन्हीं की वजह से लोगों को इन कानूनों की सच्चाई पता लगती जा रही है। सर, अभी तो किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन जगह जगह से जो है हर समाज के लोग हैं सड़कों पर उतर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, जिस भारी संख्या में लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, अभी तक उस संख्या में लोग सड़कों पर उतरे नहीं हैं। शायद लोगों की सहन करने की शक्ति अभी बरकरार है। और मैं समझता हूं जीने के दो ही रास्ते हैं। अगर आपके सहन करने की शक्ति अभी बरकरार है तो जूते खाते रहो, अन्याय और अत्याचार सहन करते रहो, घरों में बिलों में बैठे रहो। और अगर आप की अन्याय और अत्याचार को सहन करने की शक्ति खत्म हो गई है तो सड़क पर आंदोलन करने के अलावा या आंदोलन में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। इसलिए जिन लोगों की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है उन्हें सड़क पर आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। और उसी तरह के समान अर्थ या समान तरह के जो आंदोलन है उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति के आंदोलन करने से या एक तरह के लोगों के आंदोलन करने से कई बार सफलता नहीं मिलती, पर अगर सब लोग मिल जाएं तो सबको सफलता मिलेगी। आप देखिए, जैसे आज की तारीख में है, देश में निजीकरण बहुत ताकत के साथ बहुत बुरी तरह से हो रहा है। हर चीज को मोदी सरकार निजी हाथों में दे रही है और मोदी सरकार ने मान लिया है कि निजी हाथों में चला जाएगा तो देश का भला हो जाएगा। जबकि सच्चाई कुछ और है। निजी हाथों में जो चीज चलेगी वो केवल एक या चंद लोगों के फायदे के लिए होती है, बाकी सबका बेड़ा गर्क कर देती है। अगर आप इसको तरीके से देख लें तो इन्होंने रेल चलाने की कोशिश करी, निजी जो रेल चलाने की कोशिश करी वो रेल ठप हो गई। उसके बावजूद भी अभी ये इनकी समझ में नहीं आ रहा और 150 रेल और जो है स्टेशन और ये सारी चीजें इन्होंने अडानी को दे दी हैं, उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबका बेड़ा गर्क होगा क्योंकि वो चंद व्यक्तियों के लिए, एक आध कंपनी के लिए काम होता है। तो इस सबके जब इतना सब कुछ हो रहा है और निजी क्षेत्र में सारी चीजें चली जाएंगी तो जब पूरा सार्वजनिक क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, नौकरियां कहां से आएंगी? उसमें जो करीब 15 लाख लोग नौकरी करते हैं वो कहां जाएंगे? उनको नौकरियां कहां से मिलेंगी? नहीं मिलने वाली। इसलिए सब लोगों को मिलकर साथ में आना चाहिए। सर, जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर जो दमन किया जा रहा है, वकीलों के ऊपर भी जिस तरीके से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, चाहे जांच एजेंसियां बैठाई जा रही हैं, सर सुनने में ये भी आया कि शायद आपके ऊपर भी बैठाया गया है। किस तरीके? नहीं, मुझे नोटिस भेजा गया है
जो इसमें जो है क्राइम ब्रांच ने जो मुझे नोटिस भेजा है इसी 26 तारीख को जो हुआ। सर कमेंट आने लग गया है कि अब आप पकड़ में आए हैं सरकार के। अरे सरकार की हिम्मत नहीं है मुझे पकड़ने की। सरकार में दम है तो पकड़ने ना आके, मैं तो यूं घूमता हूँ, कहाँ क्यों नहीं पकड़ लेती है। लेकिन ये गीदड़ भभकी है, बंदर भभकी है, डराने की है और कुछ नहीं है। पर इससे अभी आगे हम तो केवल अभी नोटिस ही भेजा है, जेल जाने की बात क्या, हम तो गोली खाने को तैयार बैठे हैं। गोली मारो ना, अगर तुम में हिम्मत है तो करके दिखाओ, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। इन नोटिसों से क्या होता है? इन नोटिस भेज के डराओगे, हमें डराओगे और हम डरेंगे इन नोटिसों से। इन नोटिसों से हमारा एक भी साथी नहीं डरता। जो सरकार ये भेज रही है, समझ रही है कि नोटिस भेज के ही सब कुछ कर लेगा। इन नोटिसों से कुछ नहीं होगा। सरकार दमन जो कर रही है, आप मान लीजिए कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके अब अच्छे की नहीं, अब मैं कह रहा हूं इस सरकार के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। और अब बहुत जल्दी आने वाले समय में 2024 नहीं, 2024 से पहले, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं अगर वो सही होगा तो 2022 तक ये सरकार पूरी तरह से उखड़ जाएगी, बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप मान लीजिए इस बात को। तो ये जो दमनकारी काम कर रही है, मैं तो कह रहा हूं खूब बोले। मैंने तो तब भी कहा था जब कांटे और कील ये लगाए थे कि पूरे और लगाए ना, जितने भी दिल्ली में आने जाने के रास्ते सब पे लगाए, सरकार को समझ में आ जाएगी। इन सबसे हम में से कोई भी घबराने वाला नहीं है। हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं। हमारे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है, या तो जीत के जाएंगे नहीं तो मर के जाएंगे। हम तो साफ कह रहे हैं खुलेआम, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक सवाल है मेरा, उनके एक नेता हैं कृषि मंत्री जो हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं, पहले तो जो कृषि मंत्री तोमर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने भी किसान भाई की मृत्यु हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके पास डेटा नहीं है कितने किसान भाई शहीद हुए हैं। और वहीं जो उनके जो राज्य के जो कृषि मंत्री जो हैं वो उनका साफ तौर ये कहना है कि अगर वहाँ मर रहे हैं, अगर घर पे होते तब भी वो मर जाते। हंस के इस बात को कह रहे हैं। नहीं, इससे ज्यादा बेशर्मी और इससे ज्यादा किसानों का, इस देश के अन्नदाता का अपमान क्या होगा। मर तो कोई कहीं भी जाता है, इसमें कहाँ है मरने की बात। जब मौत आ गई मर जाएगा। लेकिन आप जिस अपमान के साथ में, जो मन में आपके में असंवेदनशीलता है, जो घृणा है, जो नफरत है, उससे जो आप किसान को टारगेट करके आप ये कह रहे हो कि घर में होते तो भी मर जाते, मैं समझता हूं शर्म आनी चाहिए। जहां तक रही आपने डाटा की बात की, उनके पास डाटा नहीं है। डाटा तो मोदी के पास भी नहीं है, उनका नहीं है, जिनके ऊपर आपने देखा था कि जो वो फ्रंटलाइन वर्कर थे, जो डॉक्टर थे, नर्स थे, उन पे एयरफोर्स के माध्यम से फूल बरसाए थे। उन्हीं डॉक्टरों की लगभग डॉक्टर हैं, उनकी मौत हो चुकी है और सरकार के पास डाटा नहीं है। वो कह रही है केवल 162 जो हैं वही डॉक्टर जो उनकी मौत हुई है, जबकि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो कह रही है कि नहीं, डॉक्टर जो उनकी मौत हो चुकी है। तो डाटा उनका नहीं है। जो उसमें मर गए कोरोना के काल में, जो प्रवासी मजदूर जो वो मरे, उनका डाटा नहीं है। डाटा किसका है इनके पास में? किसी का भी डाटा नहीं है। सर एक सवाल है कि लगभग 2.5 महीने होने को हो गए हैं, किसान भाई बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंधु बॉर्डर हो, लगातार किसान भाई बैठे हुए हैं। सर सवाल ये है कि सरकार जो है किसानों को समझाने के लिए है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है। करीब 8,000 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने वो कर दिया है, 8 करोड़ रुपए का बजट का वो कर दिया है, खर्च भी कर दिया है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, किसानों को समझाने के लिए। उसके बाद भी किसान नहीं, थोड़ा बजट है, अभी बजट और बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ 8 लाख करोड़ बजट होना चाहिए प्रचार में, ताकि जो है किसानों के खिलाफ आप हल्ला मचा सको। क्योंकि ये तो प्रचार की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। मोदी जी के विज्ञापन पर ही 2 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से जो है खर्च हो रहे हैं, तो कितना बड़ा विज्ञापन वो दे रहे हैं। ये इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये हकीकत को झुटलाकर केवल झूठ का प्रचार करते हैं। तो ये चाहे जितना प्रचार करें, लेकिन सच इस देश के लोग जान चुके हैं। और अगर कहीं कसर रह गई तो एक एक घर जाके हम बता देंगे, एक एक व्यक्ति को समझा देंगे कि कानून ये है और सरकार ये दमनकारी ये कानून लाना चाहती है देश को तबाह करने के लिए, हम बता देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जैसे सोशल मीडिया के साथी जो जिंदाबाद, हम बता देंगे पूरी दुनिया को कि कानून क्या है और कैसे सरकार पूरे देश को तबाह करना चाहती है। चलने वाला है आंदोलन की हमें कोई पता नहीं है कब तक चलेगा, लेकिन हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक जीतेंगे नहीं। और मोदी सरकार घुटने नहीं टेकेगी जब तक हम में से कोई हिलने वाला नहीं है। सर, सीए के आंदोलन में आप काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और सीए के आंदोलन को देखते हुए असम में राहुल गांधी ने कहा है कि सीए बाइकॉट, और उन्होंने कहा है कि हम दो हमारे दो। जनता समझ नहीं पा रही है कौन से दो
कौन से दो? राहुल गांधी से पहले मैंने ये बात कही थी कि हम दो और हमारे दो, तो हम दो तो अमित शाह और मोदी जी, और हमारे दो अंबानी और अडानी। आगे समझ में? ये है हम दो और हमारे दो। दूसरी बात, सीए का बाइकआउट, और वो जो है अभी आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में अमित शाह जो मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन के बाद सीए लाएंगे, तो कोरोना वैक्सीन लगाने में ही कम से कम 3 साल लगेंगे, और 3 साल से पहले इनका काम खत्म हो जाना है, बीजेपी का सफाया हो जाना है, तो उसके बाद क्या लाएंगे आप समझ ही रहे हो। और दूसरी बात, मैंने तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, और अमित शाह ने ये कह के कि कोरोना वैक्सीन के बाद सीए लाएंगे, मेरी बात को सच सिद्ध कर दिया है। बीजेपी सरकार के गुर्दे में इतना दम नहीं है कि सीए एनआरसी लागू कर सके। अगर है हिम्मत तो लागू करके बताओ, हम दिखाएंगे कैसा होता आंदोलन। लेकिन सर एक सवाल है कि जिस तरीके से आंदोलन जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उनके एक नेता का बयान है कि बीजेपी इतनी अच्छी पकड़ बना चुकी है कि अब जो है बंगाल में जो चुनाव है वहां तो जीतेगी ही जीतेगी, श्रीलंका तक में भी अपना सरकार बनाना की। मुझे लगता है अमेरिका में भी बना लेंगे वो, अब की बार ट्रंप सरकार बना के तो आए, अब की बार ट्रंप सरकार। तो मोदी जी सपने देख लो, कहीं भी कुछ भी बना लो, दुनिया में कहीं बना लो, लेकिन जितनी थूथू इस प्रधानमंत्री की हो रही है पूरी दुनिया में, या इस बीजेपी सरकार की हो रही है, किसी की नहीं हुई। वहां की तो बात ही छोड़ो, रिजल्ट आएगा ना जब पता लगे कि पश्चिम बंगाल का कि वहां कैसे सुपड़ा साफ होगा। आने दो, अभी आने वाला समय है वो बताएगा। केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, हर जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा अब। और अगर किसी तरह की कसर रहेगी तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में तो कंफर्म हो ही गया कि पंजाब में हरियाणा में सब साफ हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में साफ होगा, और उससे पहले साफ करेंगे हम ईवीएम, उसके बाद इन्हें बताएंगे कि सीट कितनी आएंगी। इतना लंबा ये आंदोलन चलेगा, मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस बैठ के गिनती कर ले, उतनी ही यहाँ उत्तर प्रदेश से सीटें कम होती चली जाएंगी एक एक दिन उनकी। कर लें ये जितना भी करना है इनको।